नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर आप सबका यूजीसी नेट की क्लासेस में। तो दोस्तों आज फिर आपके समक्ष मैं उपस्थित हो गया नई सिस्टम के साथ, नए क्वेश्चंस के साथ, कल की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की कड़ी जो हमारी चल रही है ये अलग चल रही है और साथ में बीच बीच में आपको टॉपिक्स पर वीडियोस अलग मिल रहे हैं। तो रोज़ाना आपको पेपर 1 के और पेपर 2 के इस चैनल पर रोज़ाना आपको क्लासेस प्रोवाइड की जा रही। सबके समय अलग अलग हैं, लेकिन सबकी पेपर 1 की भी क्लासेस, पेपर 2 की भी क्लासेस मिल रही है। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वो कहता है ना, घंटी दबा दो, बेल आइकन का बटन दबा दो, ताकि जो भी कोई नया वीडियो आता है, अपलोड होता है, तो वो आपको पहुंच जाए। और वैसे मेरा तो ये मानना है कि किसी चीज़ की इंतज़ार मत करो, डेली सुबह 10 बजे आके बैठ जाओ कि अनिल सर की क्लास आने वाली है, 10 बजे रोज़ आ जाती, और फिर उसके बाद बाकी क्लासेस पूरे दिन आती रहती। तो पेपर 1 और पेपर 2 आपके सब्जेक्ट की क्लास का जरूर लीजिए, फ़ायदा उठाइए। इन यूट्यूब की क्लासेस का, फ्री की क्लासेस हैं, फ़ायदा उठाओ, लेकिन हर क्लास में नोट्स और कॉपी के साथ बैठो, नंबर 1। नंबर 2, अगर आपको अच्छा लगे हमारा पढ़ाना, अगर आपको लगता है कि हाँ यूजीसी नेट के मेरी तैयारी यहाँ होगी तो मैं पक्का जेआरएफ हो जाऊँगा, जो कि सच है, सत्य है, तो तुरंत ज्वाइन कर लो बैच स्टार्ट हो चुका है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप नीचे दिए गए नंबर्स पर या एड्रेस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को तो बहाना है, PYQ का तो बहाना है, उस बहाने आपको ज्ञान देना और बढ़ाना है ना। हर क्वेश्चन के बहाने में आपको नई नई चीज़ें सिखाता हूँ रोज़ाना। तो आशा करता हूँ रेडी हैं आप कॉपी और पेन के साथ। तो आपका आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने ये हाजिर है। आज जो क्वेश्चन मेरे सामने आया, देखते ही मैंने कहा ये तो लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन है, और लॉजिकल रीजनिंग में भी किसका क्वेश्चन है? फैलेसी का क्वेश्चन है। फैलेसी यानी तर्क दोष। अब बहुत सारे बच्चों को तो यही नहीं पता कि फैलेसी क्या होती क्या है। तो पहले 2 मिनट में आपको यह समझा दूं कि फैलेसी का मतलब क्या है, युक्ति दोष या तर्क दोष का अर्थ क्या है। तो दोस्तों, फैलेसी या तर्क दोष ये क्या चीज होती है? ये तर्क में या तो उसके स्ट्रक्चर या उसके अर्थ में कोई गड़बड़ होती है, तो वो तर्क का दोष होता है, और उस दोष की वजह से उसका अर्थ वो नहीं निकल पाता, वो निष्कर्ष नहीं निकल पाता जो एक्चुअली निकलना चाहिए। अब आप बोलेंगे यार ये तो सारी टेक्निकल भाषा बोल दी सर ने। फैलेसी शब्द का मतलब होता है इट इज एन एरर इन द रीजनिंग ऑफ द आर्ग्यूमेंट, इट इज एन एरर इन द रीजनिंग ऑफ द प्रपोजिशन और आर्ग्यूमेंट, एंड दिस एरर कैन बी ऑफ 2 टाइप्स। एक युक्ति में, एक तर्क में, जब आप कोई वाक्य बोल रहे हो, उस वाक्य से कोई कथन से निष्कर्ष निकाल रहे हो, तो उस निष्कर्ष के निकालने में कोई फ्लॉ है, कोई दोष है, कुछ गड़बड़ है, त्रुटि है, वो त्रुटि ही फैलेसी है, वो त्रुटि ही युक्ति दोष है, तर्क दोष है। और त्रुटि 2 तरह से आएगी, या तो त्रुटि होगी उसके स्ट्रक्चर में, उसकी बनावट में। अब आप बोलेंगे बनावट में क्या दोष है? तो बनावट के कुछ रूल्स हैं। हर फैलेसी को बनाने के कुछ रूल्स हैं। कितने रूल्स हैं? 6 रूल्स हैं। किसने दिए? अरिस्टोटल ने दिए। तो ये इसको कहते हैं लॉजिकल फैलेसी या फॉर्मल फैलेसी। तो फॉर्मल फैलेसी का मतलब फॉर्मल स्ट्रक्चर बना हुआ है। किसका स्ट्रक्चर है? कैटेगोरिकल सिलोजिज्म का। ये आपके कोर्स में है कैटेगोरिकल सिलोजिज्म, ये आप पढ़ेंगे पूरी डिटेल में मेरे से। तो कैटेगोरिकल सिलोजिज्म में एरिस्टोटल ने कुछ 6 रूल्स दिए जिस पर वो स्ट्रक्चर ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कैटेगोरिकल सिलोजिज्म बना हुआ। निरुपाधिक न्याय वाक्य का मानक रूप, ये बड़े भारी भारी शब्द हैं दोस्तों, लेकिन घबराना नहीं, ये इनकी बेचारों की शक्ल ही ऐसी है। आदमी बेचारे बहुत सीधे हैं। मैं इनसे आपकी दोस्ती ही नहीं कराऊंगा, आपका इश्क भी करा दूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है। तो मैं बात कर रहा था कि अगर उस स्ट्रक्चर को तोड़ा आप किसी ने, तो वो स्ट्रक्चर का तोड़ना फॉर्मल फैलेसी है, यानी दोष है। और कई बार ये होता है कि स्ट्रक्चर पर बेस्ड नहीं होता, उस कथन के अर्थ पर आधारित होता है, या कथन के समझ पर आधारित होता है, या उसके तर्क पर आधारित होता है। रीजनिंग क्या निकल रही है, उसका मतलब क्या निकल रहा है, और उसमें कोई दोष है, तो फिर वो भी
फैलेसी है। वो फैलेसी कौन सी है? वो इनफॉर्मल फैलेसी। तो ये दो तरह की फैलेसीज होती हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। एक बात तो ये समझ लीजिए, है ना, औपचारिक और अनौपचारिक। मैं हिंदी में बोल दूंगा तो इंग्लिश में लिख दूंगा, इंग्लिश हिंदी लिख दूंगा तो इंग्लिश बोल दूंगा। औपचारिक और अनौपचारिक। अब बात ये आती है कि थोड़ा सा वो कहते हैं ना, सर एग्जाम्पल दो, बिना एग्जाम्पल के पता नहीं चल रहा है, ये सारा आप टेक्निकल शब्द बोले जा रहे हो। अब तकनीकी शब्द तो भारी भारी होते हैं, तो मैं एक एग्जाम्पल देता हूं। एक बार एक मित्र ने दूसरे मित्र से कहा, चल पिक्चर चल। हैं, हमारे जीत राम ने अपनी गर्लफ्रेंड से पूछा पिक्चर चलेगी? वो लड़की क्या बोलती? नहीं मेरा आज मन नहीं है। ठीक है, नहीं जाने का मन है। जीत राम क्या बोलते? तेरे को तो जिंदगी जीनी नहीं आती। अब ये तर्क दोष है। एक मित्र ने दूसरे मित्र से पिक्चर देखने के लिए जाने को बोला और उसने मित्र ने कह दिया कि मेरा आज मन नहीं है, या कोई काम है, या मैं नहीं जाना चाहता या चाहती। तो उसके बदले में उसने क्या सुन लिया और क्या सोच लिया? उस पर तर्क क्या दे दिया? तुझे तो जिंदगी में मजे करने, जिंदगी जीनी नहीं आती, तेरी जिंदगी बेकार है। ये तर्क दोष है, फैलेसी है। ये कैसी फैलेसी है? इनफॉर्मल फैलेसी। अर्थ पर आधारित है। आप क्या सुन रहे हो और क्या समझ रहे हो और क्या लेके जा रहे हो उसको, उसका तर्क क्या दे रहे। तो दोस्तों इस तरह की फैलेसी होती है। एक और फैलेसी बताऊं आपको। मेरे को एक बार पुलिस वाले ने पकड़ लिया, बोला चालान करूंगा, हेलमेट नहीं लगा रखा तूने। तो मैं क्या बोल रहा हूं, ये अभी अभी 4 लोग निकले, इसको भी तो पकड़ो, और देश में इतने बड़े बड़े जुर्म हो रहे हैं, उनको तो पकड़ो हैं। और पहले मुझे पकड़ लिया आपने, पहले उनको पकड़ो, आप जो बड़े बड़े जुर्म करते हैं, ये छोटे मोटे को क्या पकड़ते हो? ये भी तर्क दोष है। कि ये तर्क देना, ये लॉजिक देना कि क्योंकि 4 छूट गए इसलिए मेरे को भी छोड़ा जा सकता है, ये तर्क दोष है। तो फैलेसी स्टेटमेंट में कोई दोष होता है, वो दोष 2 तरह से होता है, मैंने बताया। अब ये जो क्वेश्चन है, ये इसमें एक स्टेटमेंट दिया है और आप इस स्टेटमेंट को पढ़ करके और दोष, आपको ये तो समझ में आ जाएगा कि हाँ है तो सही दोष, तर्क में तो दोष है, लेकिन वो दोष के भी प्रकार होते हैं, नाम होते हैं। और ऐसे बहुत सारे आप मेरी क्लास में सीखेंगे कि दोष के प्रकार, इनफॉर्मल फैलेसीज बहुत सारी तरह की है ना, 18 तरह की तो इनफॉर्मल फैलेसीज हैं, और फॉर्मल फैलेसीज हैं 6 तरह की। तो इस तरह से बहुत सारी तरह की फैलेसीज हैं। When I called you, you were neither in your class nor in the laboratory. मैंने जब तुमको बुलाया, जब मैंने तुम्हें ढूंढा, तो तुम ना तो क्लास में थे और ना प्रयोगशाला में थे। तो क्या मुझसे भाग रहे हो क्या? अब देखिए बोलने वाला तर्क क्या दे रहा है। अगर उसे वो क्लास में कोई व्यक्ति नहीं मिला, मान लीजिए टीचर ही है बोलने वाला, स्टूडेंट को बोल रहा है, स्टूडेंट को ढूंढा उसने, आवाज लगाई, क्लास में भी नहीं मिला स्टूडेंट और लेबोरेटरी में भी नहीं मिला। हो सकता है बेचारा वॉशरूम गया हो, बाथरूम गया हो, लेकिन क्या तर्क क्या दे रहे टीचर? तर्क क्या दे रहा है? मुझसे भाग रहा है क्या? मुझे अवॉइड कर रहा है क्या? मैंने जब आपको बुलाया, आप ना तो अपनी कक्षा में थे और ना ही प्रयोगशाला में थे, आप मुझसे क्यों बच रहे हो? अब ये कोई बात हुई क्या? ये कोई सही बात है क्या? नहीं, दोष है, तर्क में दोष है। देयर इज अ फ्लॉ इन द फैलेसी। और ये फ्लॉ किस तरह का फ्लॉ है? इस तरह के फ्लॉ को बोलते हैं रेड हेरिंग फैलेसी। रेड हेरिंग एक ऐसी फैलेसी होती है जिसमें किसी चीज को जब कहा जाता है तो उसके जो अर्थ निकाले जाते हैं वो कोई और कंक्लूजन को उस पर लाद दिया जाता है, एक बेतुका वजह बता दी जाती है। किसी बात को साबित करने के लिए एक बेतुके निष्कर्ष को उसमें डाल दिया जाता है, एक बेतुका रीजन बता दिया जाता है। तो ऐसी फैलेसी को रेड हेरिंग फैलेसी कहते हैं। और रेड हेरिंग का ही एक रूप होता है स्ट्रॉमैन फैलेसी। सुन लो, काम किए, हर बार आ रही एग्जाम में। रेड हेरिंग फैलेसी का ही एक रूप है स्ट्रॉमैन फैलेसी। अभी जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था, जीतराम ने अपनी फ्रेंड से पूछा पिक्चर चलेगी क्या? फ्रेंड ने बोला मैं नहीं जा रही, तुझे तो जिंदगी जीनी नहीं आती। तो ये स्ट्रॉमैन फैलेसी है। तो स्ट्रॉमैन फैलेसी, रेड हेरिंग फैलेसी, किसी भी तर्क में किसी चीज को, अपनी बात को, सत्यता को साबित करने के लिए, निष्कर्ष को साबित करने के लिए एक बेतुका कारण बता दिया गया। तो बेतुका कारण बताना रेड हेरिंग है, और उस बेतुका कारण को एक्सट्रीम पे ले जाना वो स्ट्रॉमैन है। तो ये रेड हेरिंग फैलेसी का रूप है। मैं आपको ये 3 भी एक बार चर्चा करूंगा।
ताकि जिन बच्चों ने ये टॉपिक अगर पहले से थोड़ा बहुत पढ़ रखा है तो उनको ये बारे में पता हो, और जिन्होंने नहीं पढ़ रखा उनको आज थोड़ा बहुत आइडिया लग जाए, क्योंकि टॉपिक बहुत बड़ा है, बहुत गहरा है, तो थोड़ा सा आइडिया मैं दे पाऊंगा आज आपको। सर्कुलर आर्ग्यूमेंट जो है उसको बेगिंग द क्वेश्चन भी कहते हैं। सर्कुलर आर्ग्यूमेंट को बेगिंग द क्वेश्चन भी कहते हैं। पेटिशियो प्रिंसिपिया लैटिन वर्ड, इसका मतलब होता है कि एक ही बात को घुमा फिरा करके वापस बोलना, वो सर्कुलर आर्ग्यूमेंट होता है। कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन यानी प्रश्न छल दोष। प्रश्न छल दोष जो है वो एक ऐसा प्रश्न पूछा जाए जिसमें प्रश्न के अंदर ही उत्तर निहित हो, उसे प्रश्न छल दोष कहते हैं। मैं आपको दोनों के उदाहरण देकर दिखाऊंगा ताकि आपको ये चीज समझ में आ जाए। आज की मेरी क्लास आपको सुनने के बाद व्यर्थ ना जाए। कोई ऐसा भी बच्चा है जिसने जिंदगी में कभी ये नहीं पढ़ा, उसको भी आज समझ में आ जाए, मैं पूरी कोशिश करूंगा। तो मैं सर्कुलर आर्ग्यूमेंट के लिए मैंने आपसे क्या कहा था, चक्रीय तर्क है। चक्रीय तर्क मतलब बेगिंग द क्वेश्चन, एक ही चीज को बार बार बोलना। पेटिशियो प्रिंसिपिया लैटिन वर्ड है इसका। चक्रीय प्रश्न पूछना यानी उसको बेगिंग द क्वेश्चन का मतलब उसी तर्क को बिना साबित किए वापस उसी को दोहरा देना। कैसे? एक उदाहरण, जीवन का उदाहरण देता हूं। मैं मेरे एक मित्र के साथ में बैठा था और मैंने और मेरे मित्र ने हमने मिल करके और एक मिठाई खाने का मन हुआ तो गए और 10 लड्डुओं का डब्बा ले आए। अब 10 लड्डू ले आए। अब साहब बराबर बराबर पैसे दिए, 10 लड्डू ले आए। मैंने मेरे मित्र को बोला, देख मुझे लड्डू ज़्यादा मिलने चाहिए। मित्र बोला, भाई मेरे को 6 मिलने चाहिए, तेरे को 4 मिलने चाहिए। मित्र बोला, ऐसा क्यों भाई, तुझे 6 क्यों मिलेंगे? मैं बोला, क्योंकि मैं तेरे से स्मार्ट ज़्यादा हूँ। मित्र बोला, तू मेरे से स्मार्ट ज़्यादा कैसे? मैं बोला, जिसके पास लड्डू ज़्यादा होते हैं वो स्मार्ट होता है। अब देखिए, मैंने मेरी स्मार्टनेस को सिद्ध नहीं किया, मैंने क्या किया, उसी बात को गोल गोल घुमा दिया कि मुझे लड्डू ज़्यादा मिलने चाहिए क्योंकि मैं स्मार्ट हूँ। और स्मार्ट वो होता है जिसको पास लड्डू ज़्यादा होते हैं। तो लड्डू ज़्यादा क्यों मिल रहे थे? क्योंकि स्मार्ट था। और स्मार्ट क्यों है वो सिद्ध नहीं हुआ, उसी को वापस घुमा दिया उसी बात पे। तो इसको कहते हैं सर्कुलर आर्ग्यूमेंट। तर्क जो है वो चक्रीय है, यानी तर्क को आपने सिद्ध करने की बजाय उसी तर्क को वापस दूसरे भाषा के साथ पुनरावृत्ति या दोहरा दिया। दैट इज कॉल्ड सर्कुलर आर्ग्यूमेंट, बेगिंग द क्वेश्चन। कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन, प्रश्न छल दोष। प्रश्न छल दोष या कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन यानी प्रश्न के अंदर उत्तर ऑलरेडी निहित होता है। मैं एक ऐसा क्वेश्चन बोलूंगा जिसका आंसर उसमें पहले से ही अंडरस्टूड होगा, आप कुछ भी आंसर दो। पूछूं, क्वेश्चन पूछूं? मैंने मेरे मित्र से पूछा, तूने गुटखा खाना छोड़ दिया? अब बताइए क्या जवाब देगा? तूने गुटखा खाना छोड़ दिया? अब वो बेचारा फंस गया। इस प्रश्न के अंदर छल है। इट इज अ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन। इसका उत्तर वो जो भी देगा उसका आंसर एक ही निकलेगा। मैं आंसर पहले ही डाल दिया क्वेश्चन के अंदर, तूने गुटखा खाना छोड़ दिया क्या? वो बोले हाँ छोड़ दिया, मतलब पहले खाता था। वो बोला नहीं छोड़ा है, मतलब अभी खाता। दैट मीन्स गुटखा वो खाता है, ये बात मेरे प्रश्न के अंदर उत्तर शामिल है। प्रश्न छल दोष में ऐसा प्रश्न पूछा जाता है जिसमें उत्तर पहले से ही अंतर्निहित होता है। इट इज सच अ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन, इट इज सच अ क्वेश्चन विच हैज द आंसर इनसाइड इट ऑलरेडी इम्प्लिसिट। द आंसर इज ऑलरेडी इम्प्लिसिट इन द क्वेश्चन। ऐसा मान लिया जाता है कि ये आंसर तो इसका है ही है। दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन, प्रश्न छल दोष। देखो बच्चों, ये जो मैं सिखा रहा हूं और समझा रहा हूं, हर साल इस पे एक क्वेश्चन पक्का आता है यूजीसी में, और मैं आपको हर एक चीज को किताबी भाषा से बाहर लाके जीवन से समझा रहा हूं। ये बहुत तगड़ी चीज है। इंडियन ये वेस्टर्न लॉजिक है, फिलॉसफी है, प्योर फिलॉसफी है, ये लॉजिक है। और लॉजिक में, फिलॉसफी में किताबी भाषा जो है बड़ी बड़ी क्लिष्ट, बड़ी कठिन होती है, इट्स वेरी डिफिकल्ट, तो वो समझ में नहीं आती। तो मैं आपको जीवन के एग्जाम्पल से उसको समझाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपको वो चीज समझ में आ जाए। रेड हेरिंग तो मैंने बता ही दिया। एक होती है स्लिपरी स्लोप। स्लिपरी स्लोप को कैमल्स नोज भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम है कैमल्स नोज। ये एक ऐसा दोष है जिसमें कोई तर्क
जब दिया जाता है तो उसके निष्कर्ष में एक ऐसी बात बोल दी जाती है जो उस पर आधारित रिजल्ट नहीं निकलेगा, फिर भी उसको बोल दिया जाता है कि ये तो अब ऐसा ही होगा। कोई ऐसी चीज बोल दी जाती है जो संभव नहीं है या जिसके आने की कोई गारंटी नहीं है। जैसे एग्जाम्पल से समझाता हूं, जीवन का एग्जाम्पल समझाता हूं, रुको कोई जीवन का एग्जाम्पल ढूंढने दो। जैसे आपको याद हो तो अभी पीछे ये जो कुछ साल पहले वो UID यूनिक आईडी के चक्कर में आधार कार्ड जब बनने शुरू हुए थे, तब उस समय हमारे पास वोटर आईडी कार्ड होते थे हिंदुस्तान में। तो आधार कार्ड के चक्कर में लोगों की सारी डिटेल्स ली गई और आधार कार्ड बनाए गए और फिर उस आधार कार्ड से बैंक्स को लिंक किया गया। तो शुरू में जो पब्लिक थी उनको बड़ा ये लगता था कि यार बैंक से लिंक कर रहे हैं। तो एक आदमी ने कहा, अब तर्क देखिएगा, एक व्यक्ति तर्क क्या देता है, ये गवर्नमेंट जो है ना, ये आधार कार्ड को बैंक से लिंक कर रही है, ये अगर कर दिया ना तो आपका पूरा जीवन इनके कब्जे में आ जाएगा, आप सांस भी नहीं ले पाओगे, आपकी हर चीज इनके सामने होगी और आपके बैंक का पूरा कच्चा चिट्ठा इनके सामने होगा। अब ये स्लिपरी स्लोप तर्क है कि आधार कार्ड को बैंक से जोड़ना एक नियम बनाया गया और वगैरह, अगर ये नियम बन गया और अगर तुमने इस पर लागू कर दिया तो तुम्हारी पूरी जिंदगी इनके कब्जे में आ जाएगी, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तुम कोई ट्रांजैक्शन ही नहीं कर पाओगे। तो स्लिपरी स्लोप का मतलब फिसलते ही जा रहे हो भाई आप, ऊंट की नाक की तरह, कैमल्स नोज। तुम तो यार कोई एक बात बोली उसके तो तुम उसके ऊपर ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फिसल के कहां पहुंच गए। एक ऐसी बात बोल दी जो काल्पनिक है। ऐसे तर्क दोष को स्लिपरी स्लोप कहते हैं। तो मैं पूरी आशा करता हूं दोस्तों कि इस क्वेश्चन से आपको फैलेसीज के बारे में थोड़ा सा आइडिया लगा और एग्जाम्पल से भी पता चला। ऐसी फैलेसीज बहुत सारी हैं जो हम क्लासरूम में पढ़ेंगे, डिटेल में भी पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर लॉजिकली इक्विवेलेंट? इनमें से कौन से वाक्य जो हैं वो, इसका हिंदी भी मैं आपको दिखा देता हूं, हिंदी भी है इसमें। कौन से कथन तार्किक रूप से समतुल्य हैं? देखिए, समतुल्य शब्द का मतलब होता है जिनका ऐसे दो कथन जो इक्वल माने जाएंगे, इक्विवेलेंट माने जाएंगे। जैसे एक एग्जांपल दूं, कोई लड़का स्मार्ट नहीं है और फिर मैंने बोला कोई स्मार्ट लड़का नहीं है, तो ये इक्विवेलेंट है। कोई फुटबॉल लाल रंग की नहीं होती, तो कोई लाल रंग की फुटबॉल हो सकती है? नहीं हो सकती। एक ही बात है, दोनों कथन एक ही बात बोल रहे हैं। तो ऐसे दो कथन जो एक ही बात बोले उनको लॉजिकली इक्विवेलेंट या तार्किक रूप से समतुल्य कथन कहा जाता है। ठीक है ना। अब पहला वाक्य है सम एनिमल्स आर बर्ड्स। अब देखिए, अगर इसको लॉजिकली बोले तो वेन डायग्राम बना के बोलेंगे तो ऐसे हो जाएगा, सम एनिमल्स आर बर्ड्स। तो क्या मैं कह सकता हूं सम बर्ड्स आर एनिमल्स? कुछ पशु पक्षी हैं तो कुछ पक्षी पशु हैं, सही है। तो सम एनिमल्स आर बर्ड्स का इक्विवेलेंट सम बर्ड्स आर एनिमल्स भी होगा। तो ए और डी तो इक्विवेलेंट है ही है भाई, है ना। अच्छा, ये जो आप जब स्टेटमेंट्स पढ़ते हो, कंक्लूजन पढ़ते हो, तो इसमें एक चैप्टर आप पढ़ेंगे हमारे कोर्स में है, उस चैप्टर का नाम है स्क्वायर ऑफ अपोजिशन। और स्क्वायर ऑफ अपोजिशन में आप दो हिस्से पढ़ेंगे, इमीडिएट और मीडिएट, व्यवहित और अव्यवहित। तो उसमें हम पढ़ते हैं, एक होता है ऑब्वर्स, जिसको हिंदी में कहते हैं प्रतिवर्तन। ये थोड़े से शब्द अभी टेक्निकल शब्द हैं, धीरे धीरे आपको इनका दोस्ती हो जाएगी। ऑब्वर्स या प्रतिवर्तन में अगर आप कोई कथन लेते हैं और उसी कथन को, पॉजिटिव को नेगेटिव कथन कर दें और उसके प्रेडिकेट को उसके कॉम्प्लीमेंट से बदल दें, उसके प्रेडिकेट यानी विधेय को उसके पूरक से बदल दें, जैसे मैन का नॉन मैन कर दें, बर्ड का नॉन बर्ड कर दें, तो वो उस कथन के बराबर माना जाता है। जैसे सम एनिमल्स आर बर्ड्स का अगर मैं इसके एक और बराबर करना चाहूं, इसका ऑब्वर्स बनाना चाहूं प्रतिवर्तन, तो वो कैसे बनेगा कि मैं सम एनिमल्स आर बर्ड्स है तो मैं उसको सम एनिमल्स आर नॉट कर दूंगा, मतलब सकारात्मक कथन को नकारात्मक बना दूंगा।
सम एनिमल्स आर बर्ड्स का सम एनिमल्स आर नॉट बर्ड्स हो गया। और जो बर्ड्स है, विधेय है, प्रेडिकेट है, उस बर्ड्स को कर दूंगा नॉन बर्ड्स, उसका कॉम्प्लीमेंट, उसका पूरक, है ना। तो अगर मैं ऐसा वाक्य बोल दूं तो वो इसके बराबर माना जाता। तो सम एनिमल्स आर बर्ड्स का मैं वाक्य लिखूं सम एनिमल्स आर नॉट नॉन बर्ड्स, तो वो भी इसके बराबर माना जाएगा। इसको इसका ऑब्वर्स कहते हैं, प्रतिवर्तन वाक्य कहते हैं। तो सम एनिमल्स आर नॉट नॉन बर्ड्स भी इसी का लॉजिकली इक्विवेलेंट सेंटेंस है। लो साहब एक और आ गया। तो ए के इक्विवेलेंट बी भी हो गया और डी भी हो गया। अब सी को पढ़ते हैं। सम नॉन बर्ड्स आर नॉट नॉन एनिमल्स। तो सुनिए एक और नई चीज, इसी का एक और हिस्सा होता है कॉन्ट्रा पॉजिटिव। आप में से अगर किसी नए शब्द नहीं सुने हैं तो अभी थोड़ा सा आपको नए नए शब्द लगेंगे, अजनबी लगेंगे, भारी भारी लगेंगे, लेकिन ये बेचारे बहुत सीधे आदमी, बहुत भले आदमी हैं। आप इनसे जब दोस्ती करोगे तो पाओगे कि इनके नाम ही ऐसे अजीब अजीब, वरना आदमी सीधा है, दिल का अच्छा है। इसको कहते हैं हिंदी में प्रति परिवर्तन, है ना। प्रति परिवर्तन होता है कि आप उस वाक्य का क्वालिटी मत बदलो, पॉजिटिव का नेगेटिव मत करो, आप पॉजिटिव को पॉजिटिव ही रहने दो, लेकिन दोनों उद्देश्य और विधेय को एक दूसरे से इंटरचेंज कर दो और दोनों के पूरक से बदल दो, कॉम्प्लीमेंट से। जैसे सम एनिमल्स आर बर्ड्स को लिख दूं सम नॉन बर्ड्स आर नॉन एनिमल्स, तो वो उसका इक्विवेलेंट माना जाता है। लेकिन यहां तो ऐसा नहीं, यहां तो उसने सम नॉन बर्ड्स आर नॉट नॉन एनिमल्स कर दिया। नॉट तो नहीं होगा, इसका मतलब सी इसका इक्विवेलेंट नहीं है। ए, बी और डी ये तीनों एक ही वाक्य हैं, ये तीनों एक ही वाक्य के तीन रूप हैं। तो उसने पूछा कौन कौन से इक्विवेलेंट है, तो दोस्तों ए, बी और डी इक्विवेलेंट है ना। इसका हिंदी वाली साइड भी आप चाहें तो देख लीजिए। कौन से कथन तार्किक रूप से समतुल्य हैं, तो कुछ पशु पक्षी हैं और कुछ पक्षी पशु हैं, तो ए और डी दोनों समतुल्य हैं। और कुछ पशु गैर पक्षी नहीं है, देख लो, है को नहीं है बना दिया और पक्षी को गैर पक्षी बना दूं तो ये भी इसके इक्विवेलेंट होता है। ए, बी और डी ये तीनों समतुल्य वाक्य कहलाते हैं। लेकिन गैर पक्षी गैर पशु नहीं है बोल दिया, इसलिए ये गलत हो गया, इसलिए ये रॉन्ग। और वैसे तो ये आई टाइप वाक्य होता है जो कॉन्ट्रा पॉजिटिव, जिसका ट्रू नहीं होता। ये आप आगे पढ़ेंगे मेरे से कि 4 तरह के वाक्य होते हैं, सिलोजिस्टिक स्टेटमेंट्स, ए, आई, ई और ओ। 4 तरह के सिलोजिस्टिक स्टेटमेंट्स होते हैं जिनके 4 नाम हैं, ए, आई, ई, ओ। आगे आप पढ़ेंगे इनको। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। समय तो भागता जाता है और सिखाने को इतना सारा होता है और मन करता है बस आपको सिखाता जाऊं, पढ़ाता जाऊं, बस ये घड़ी को रोक लूं और बस आपको ज्ञान की गंगा बहाता जाऊं और सिखाता जाऊं, ऐसा इतना मन करता है। लेकिन क्या करूं, ये घड़ी और ये समय जो है ये ऐसे लगता है दिन खत्म हो गया, लेकिन अभी मेरे बच्चों से मेरा जो दिल लगा हुआ है वो खत्म नहीं हुआ। इफ द स्टेटमेंट नो एनिमल्स आर फिशेस, अब देखिए अभी मैं चर्चा कर रहा था ना, 4 तरह के वाक्य होते हैं। एक होता है ए, एक होता है ई, एक होता है आई, एक होता है ओ। 4 तरह के वाक्य होते हैं। ये ए जो है ये सार्वभौमिक सकारात्मक, यूनिवर्सल एफर्मेटिव, ये सार्वभौमिक नकारात्मक, यूनिवर्सल नेगेटिव, ये विशिष्ट सकारात्मक, पर्टिकुलर एफर्मेटिव, और ये विशिष्ट नकारात्मक, पर्टिकुलर नेगेटिव। ये 4 तरह के वाक्य होते हैं और इन 4 तरह से बनता है स्क्वायर ऑफ अपोजिशन। स्क्वायर ऑफ अपोजिशन मैंने अभी बताया था थोड़ा सा तो आपको, है ना। 3 चीजें मैंने ऑब्वर्स और कॉन्ट्रापोजिटिव की आपसे बात की थी अभी, है ना। तो वैसे 3 तो ये होते हैं, परिवर्तन, प्रतिवर्तन और प्रतिपरिवर्तन। 3 तो ये होते हैं जो इमीडिएट के होते हैं, और फिर 4 मीडिएट के होते हैं, कॉन्ट्ररी, कॉन्ट्राडिक्टरी, सब कॉन्ट्ररी और सब ऑल्टर्न। इनके हिंदी शब्द भी मैं आपको बताऊंगा। कॉन्ट्राडिक्टरी यानी विरोधाभासी या व्याघाती, सब कॉन्ट्ररी यानी उप विरोधाभासी, और सब कॉन्ट्ररी मैंने बता दिया। तीसरा हो गया कॉन्ट्ररी यानी विरोधी या विरुद्ध वाक्य, और सब ऑल्टर्न यानी अधीनस्थ वाक्य। तो इस पर चर्चा करेंगे, बहुत अलग पूरा चैप्टर है ये, इसको अपन डिटेल में पढ़ेंगे। तो ए, ई, आई, ओ 4 तरह के वाक्य होते हैं। अब बात ये आती है कि ये 4 तरह के वाक्यों में दोस्तों
इनके आपस में 4 रिश्ते होते हैं। उनमें से एक रिश्ता होता है कॉन्ट्राडिक्टरी रिश्ता। थोड़ा सा मैं आज बहुत ज्यादा डिटेल में तो नहीं जा पाऊंगा, समय की पाबंदी है और ये पूरा टॉपिक नहीं तो पढ़ाना पड़ेगा। तो बस अब अपने पास समय की पाबंदी होने से नेक्स्ट क्लास के लिए मेरे पास सूचना आनी शुरू हो गई कि सर जल्दी जल्दी खत्म करो क्लास को, है ना, अगली क्लास का समय हो गया। तो कॉन्ट्राडिक्टरी या व्याघाती वाक्य होते हैं, और ये वाक्य वो होते हैं जो दोनों एक साथ ना तो सही हो सकते हैं और ना एक साथ गलत हो सकते हैं। इनमें से एक सही होगा तो दूसरे का गलत होना, और एक गलत होगा तो दूसरे का सही होना जरूरी है। तो यही बात उसने कही कि अगर एक स्टेटमेंट मैंने फॉल्स दे दिया तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट को सत्य मानना पड़ेगा। तो कॉन्ट्राडिक्टरी जो जोड़े होते हैं वो 2 जोड़े होते हैं। एक जोड़ा होता है ए तथा ओ का जोड़ा, और एक जोड़ा होता है आई तथा ई का जोड़ा। तो ये जो वाक्य है नो एनिमल्स आर फिशेस, कोई पशु मछली नहीं है, ये ई प्रकार का वाक्य है। और ई प्रकार के वाक्य का कॉन्ट्राडिक्टरी आई प्रकार का वाक्य होता है, विशिष्ट सकारात्मक, और आई है सम एनिमल्स आर फिशेस। तो अगर नो एनिमल्स आर फिशेस फॉल्स है तो सम एनिमल्स आर फिशेस 100% ट्रू होगा। तो सम एनिमल्स आर फिशेस आपका वाक्य डी है जो कि 100% ट्रू होगा। ये डी आपका सही है, डी ओनली इज ट्रू। मैं आपको बाकी की भी चर्चा कर दूं, जरा सुनिएगा। अगर ई रॉन्ग है, ए आई और ओ, मैं तीनों के बारे में आपको आज बता दूं, थोड़ा सा आइडिया दे दूं, बाकी तो ये बहुत गहराई में हमको जाना, टॉपिक पूरा पढ़ना है। ई अगर रॉन्ग होता है तो ए रॉन्ग भी हो सकता है और राइट भी हो सकता है। ई रॉन्ग हो तो ए रॉन्ग भी हो सकता है और राइट भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि ए और ई का जोड़ा कॉन्ट्ररी या विरुद्ध जोड़ा कहलाता है। अगर ई रॉन्ग है तो आई का राइट होने की गारंटी है, क्योंकि ये दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी या व्याघाती जोड़े कहलाते हैं। मैं आशा कर रहा हूं आप सब नोट्स लिख रहे हैं। मेरी क्लास को लेने का तभी फायदा है जब आपका पेन चलता रहे। हर चीज को इसके भरोसे मत रखो, नोट्स उतारिए, लिखते जाइए। टीचर जब क्लास में बोलता है तो कई सारी ऐसी बातें सिखा जाता है जो आपको पढ़ते पढ़ते काफी फायदा हो जाता है। और अगर ई रॉन्ग है तो ओ रॉन्ग भी हो सकता है और राइट भी हो सकता है, क्योंकि ओ ई का अधीनस्थ वाक्य है या सब ऑल्टर्न है। तो दोस्तों ये 3 तरह से इसका कैटेगराइजेशन होता है। इसलिए उसने पूछा था कि अगर ये फॉल्स है तो ट्रू कौन सा होगा, इमीडिएटली इन्फर्ड टू बी ट्रू, भाई ये तो ट्रू होगा ही होगा। तो अब हमने इसको और इसको क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये ट्रू भी हो सकते थे, फॉल्स भी हो सकते थे। लेकिन आई वाला वाक्य तो 100% ट्रू होगा, फॉल्स नहीं हो सकता। इसलिए इसका उत्तर केवल डी है। तो दोस्तों ये जो चीज आज आपने मेरे से सीखी, अब इस तरह की चीजों में हम जब क्वेश्चन करते हैं तो हमारी पूरी थ्योरी हमारी मदद करती है। हमारी पूरी थ्योरी हमें सिखाती है कि हाँ यार ये चीज सीखी थी अनिल सर की क्लास में और उस पर क्वेश्चन आ गया। ठीक है, इसी का हिंदी भी आपके सामने हाजिर है। कोई भी पशु मछली नहीं है, यानी ये ई प्रकार का वाक्य है। और अगर ये कथन गलत है तो तत्कालिक रूप से सही कौन होगा, तो इसका ई का, अगर ई गलत है तो आई 100% सही होगा। और आई यानी कुछ पशु मछलियां हैं। देखिए ए, ई, आई और ओ, ये 4 तरह के टोटल सिलोजिस्टिक स्टेटमेंट्स या निगमनात्मक तर्क कहलाते हैं। और इन चारों में ए यानी सार्वभौमिक सकारात्मक, यूनिवर्सल एफर्मेटिव, सभी घोड़े गधे हैं, यूनिवर्सल है, सबकी बात कर रहा है और पॉजिटिव की बात कर रहा है। आई यूनिवर्सल नेगेटिव, सार्वभौमिक नकारात्मक, कोई घोड़ा गधा नहीं है, सबकी बात कर रहा है और नेगेटिव कर रहा है। आई विशिष्ट सकारात्मक, कुछ घोड़े गधे हैं, पर्टिकुलर एफर्मेटिव। और ओ कुछ घोड़े गधे नहीं है, विशिष्ट नकारात्मक, पर्टिकुलर नेगेटिव। तो ये 4 तरह के ही स्टेटमेंट होते हैं दोस्तों। पूरा का पूरा सिलोजिज्म इन 4 के ही कंधों पे टिका हुआ है। आई बात समझ में? तो आज की क्लास कुछ लाभकारी रही, फायदा मिला।
तो दोस्तों आज की क्लास को मैं यहीं रोक रहा हूँ, समय की पाबंदी है। हमने क्वेश्चन नंबर 13 तक कर लिया है और आगे इसके आगे बढ़ाएंगे इसी कड़ी को नेक्स्ट क्लास में, और नए क्वेश्चंस के साथ, नए सब्जेक्ट के साथ और नए ज्ञान के साथ। लगे रहिए, जुटे रहिए, जुड़े रहिए, नोट्स उतारते रहिए। ईश्वर आप सबका भला करे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। नमस्कार।